बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर बात करेंगे, यानी कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को क्यों इस्तेमाल करते हैं, नैनो में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसके बगैर हम एनालिसिस क्यों नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा कि नैनो के ऊपर जब हम काम कर रहे हो, नैनो साइज पार्टिकल के ऊपर काम कर रहे हो, तो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या एएफएम या हमारे पास इसी तरह की दूसरी टेक्निक्स के अलावा हम इस पे सैम वगैरह, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उनके अलावा हम काम नहीं कर सकते क्योंकि नैनो का साइज बहुत छोटा होता है। इतने छोटे साइज की वजह से हम उसको और किसी तरीके से नहीं देख सकते। इंस्टेड कि हम सिर्फ और सिर्फ किसी एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन से, सिर्फ एडवांस माइक्रोस्कोपी से ही इसको मॉनिटर या ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो अदरवाइज हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि नैनो का साइज बहुत छोटा होता है। और जैसे जैसे साइज छोटा होता है तो हमारे पास जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है या कन्वेंशनल माइक्रोस्कोपिक मेथड्स हैं, वो उसको फेवर नहीं करते, जिसकी वजह से हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर हम कन्वेंशनल माइक्रोस्कोपी की बात करें या हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की बात करें, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी जो है वो अराउंड एक्सपोनेंट -4 साइज तक के जो मिलीमीटर तक का साइज जो है वो मॉनिटर कर सकती है। उसके बाद अगेन इसके अंदर डिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से हम उससे छोटे साइज के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि जब हमारे पास स्लिट विड्थ कम होती चली जाती है तो डिफ्रैक्शन अगर हमारे हमारे सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा, वो डिफ्रैक्टेड लाइट को वो नहीं ले पा रहा, तो डेफिनेटली पिक्चर ब्लर हो जाती है। यही रीजन है कि जो हमारे पास लार्जर वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं, उनकी एनर्जी तो कम होती है लेकिन वो हमारे पिक्चर को ब्लर कर देती है। जैसे कि अगर रेड लाइट की बात करें तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जबकि ब्लू लाइट की बात करें तो वेवलेंथ कम है। जब वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसके हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा डिफ्रैक्शन कॉज करती है, और ज्यादा डिफ्रैक्शन कॉज करने की वजह से ये बात आप लोगों को पता होगी कि जब ज्यादा डिफ्रैक्शन होती है तो ज्यादा हमारे पास ब्लर होने लगती है इमेज, क्योंकि लाइट वहां तक हमारे डिजायर तक नहीं पहुंच पाती। यही वजह है कि हम नॉर्मल माइक्रोस्कोपी के जरिए नैनो पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फिर बहुत अरसे बाद कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये काम किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को वैक्यूम के अंदर पास करें, तो वैक्यूम में पास होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास अ, उसकी वेव नेचर आने लगती है। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे कि फोटोन बिहेव कर रहा होता है। इस थ्योरी को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए जब उन्होंने इसको इस्तेमाल किया तो उन्होंने देखा कि वाकई इलेक्ट्रॉन तो ऐसा कर रहा था। अब अच्छी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन की हमारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो यकीनन उसकी वेवलेंथ छोटी होती है। अब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ छोटी होने की वजह से उसके अंदर डिफ्रैक्शन का फिनोमेना वैसे कॉज नहीं हो रहा था जिस तरह हमारे पास फोटोन के केस में हो रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच के उसकी डिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो हमारे पहुंच पा रही है डिटेक्टर तक, और वो फोकस होकर हमारे स्पेसिमेन तक पहुंच सकती है। इसलिए जब साइज बहुत छोटा होता है तो फिर हम इलेक्ट्रॉन बीम से काम करते हैं, और इलेक्ट्रॉन बीम अराउंड -8 मिलीमीटर तक का वो है आपका स्पेसिमेन, उसको ऑब्जर्व कर सकता है। तो यही वजह थी कि फिर हम कन्वेंशनल माइक्रोस्कोपी के बजाय एडवांस माइक्रोस्कोपी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा था उसकी तरफ गए। इसमें भी अगर हम स्कैनिंग की तरफ जा रहे हो तो स्कैन माइक्रोस्कोपी होती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अदरवाइज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है। आज के लेक्चर में हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखेंगे। कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह फिर हम ऑप्टिकल के बाद ही जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आती है, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। होता कुछ इस तरह है कि हमारे पास इसमें हमें बहुत थिन किस्म की अपनी स्पेसिमेन तैयार करना होता है, और ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सैंपल प्रिपरेशन एक बहुत लीथल और बहुत जरूरी काम है। हर कोई स्पेसिमेन उसका सैंपल प्रिपेयर नहीं कर सकता, और अगर आपका उसका सैंपल सही से प्रिपेयर ना हो तो आप एक अच्छी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी परफॉर्म नहीं कर सकते, और आपको उसका रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। इमेज की जो मैग्निफिकेशन होती है और फोकस्ड होता है वो इमेज की हमारे डिवाइस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और वो हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट लेकर जा रहा होता है, और हमारे पास एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो जनरेट हो रहा होता है। सबसे पहले इसको इन साहब ने डेवलप किया था, और इनको इस बात पर 50 साल के बाद, जब इनके डेवलपमेंट के 50 इयर्स इनको नोबेल प्राइज मिला था। लकीली ही वाज अलाइव, तो इन्होंने वो नोबेल प्राइज रिसीव किया था। और फिर इसी टेक्निक के ऊपर कुछ सालों बाद दोबारा भी एक दफा नोबेल प्राइज मिला है। तो इसी बात से अंदाजा होता है कि कितनी
कितनी एडवांस के साथ कितनी यूजर कितनी अच्छी टेक्निक और कितनी बेहतर टेक्निक है कि इसके ऊपर बार बार नोबेल प्राइज मिल रहा है। अच्छा, अगर हम टैम की बात करें तो ये हमें टोपोग्राफी देती है, मतलब किसी चीज की सरफेस फीचर्स बताती है, साथ में हमें उसकी साइज और शेप की बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, साथ ही हमें कॉम्पोजिशन भी बता सकती है, और अगर हम इससे क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं, अगर हमारे एटम्स जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपरली अरेंज हो, तो हम ये देख सकते हैं, अगर हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो हम ये देख सकते हैं कि एटम्स की अरेंजमेंट प्रॉपरली किस तरीके से है। तो हम इसके ऊपर से इसके जरिए क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन वैसे क्रिस्टल की एनालिसिस या उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए एक्सरे से बेहतर कोई दूसरी टेक्निक नहीं है, तो मोस्टली ये काम एक्सरे से ही किया जाता है। अगर आप मेन कंपोनेंट देखना चाहें टैम का, तो वो इस तरीके से होता है कि यहाँ पास पहले इलेक्ट्रॉन गन होती है, ये मुकम्मल तौर पे वैक्यूम सिस्टम में इसकी ये गन होती है, और ये वैक्यूम से ही इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट हो रही होती है, और एक स्पेसिमेन पर कंसेक्युटिवली और कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट होती चली जाती है। और यही वजह है कि वो उसका कोई भी एरिया ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच जाए इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट से। उसके बाद हमारे पास कंडेंसर लेंस होता है। कंडेंसर लेंस के बाद जो कि हमारी इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है, इलेक्ट्रॉन जो आ रहे होते हैं उनको एक जगह कंडेंस कर रहा होता है। वहां से वो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेसिमेन पे जाके लगते हैं, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने उसके ऊपर रखा होता है उस पे जाके लगते हैं। और वहां से हमारे ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो भी रेज मतलब लाइट, जो इलेक्ट्रॉन जो वापस आ रहे होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाते हैं, वहां से प्रोजेक्टर लेंस पे जाते हैं, और वहां से फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर उसका इमेज बनना शुरू हो जाता है। जो हमारे पास लेंस होते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, उसमें हमारे पास जो कंडेंसर लेंस होते हैं वो दो होते हैं। उनको हम उसको उसके उसके कंट्रोल के जरिए हम अपनी बीम की स्ट्रेंथ को वो कर रहे मॉनिटर बीम की स्ट्रेंथ बना रहे होते हैं। अगर हम उसको जिस तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं, उससे हम अपनी बीम को ज्यादा फोकस ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं स्पेसिमेन के ऊपर। लो मैग्निफिकेशन पे हमारे पास बीम की जो बीम लाइट इल्यूमिनेट कर रहा होता है वो ज्यादा एरिया पे जा रही होती है, और हाई मैग्निफिकेशन पे बीम जो है वो ज्यादा कंडेंस होती है और ज्यादा एट टू द पॉइंट स्पेसिमेन के ऊपर जा रही होती है। फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि फोकस करता है इमेज को, इमेज फॉर्मेशन में मदद देता है, और ये हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रहा होता है मैग्निफिकेशन के अंदर और रेजोल्यूशन को बेहतर बना रहा होता है। ये बात याद रखिएगा कि जितनी लो लेवल पर हम चीज को देखने की कोशिश करें और वो उतना साफ आ रही है, इसका मतलब है हमारी उतनी बेहतर रेजोल्यूशन है। और अगर वो इमेज ब्लर है तो इसका मतलब है रेजोल्यूशन पुअर है, रेजोल्यूशन लो है। उसके बाद हमारे चार लेंसेज होते हैं मैग्निफिकेशन के पर्पज के लिए। उससे हम अपनी मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोपी की मैग्निफिकेशन को डिटरमिन कर रहे होते हैं। जो हमारी मैग्निफिकेशन होती है ये हम इसको चेंज कर सकते हैं, और ये लेंसेज जो हैं क्या हम इनको वक्तन फवक्तन बाय द टाइम हम इनको चेंज करते रहते हैं, और ये हमारी मैग्निफिकेशन में मदद देते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल है टैम का वो थोड़ा सा तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। बाकी यही है कि इसमें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वेलोसिटी की इलेक्ट्रॉन बीम होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं वो एक्सिलरेटेड होते हैं वैक्यूम के अंदर, क्योंकि अगर आप इसको वैक्यूम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन की आपको ये नेचर देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारे फोकस होते हैं कंडेंसर लेंस के जरिए, और फिर हमारे स्पेसिमेन पर आके लगते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाके आके लगते हैं, तो वो जिस तरह वो अपने आप को स्कैटर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पेसिमेन के ऊपर से, वो जो है फिर इमर्ज होते हैं हमारी बीम जो है हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस के जरिए। फिर हमारे पास फाइनल इमेज बनना शुरू हो जाती है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर, जो कि हमें नजर आती है। जो इमेज हमारे पास फाइनल इमेज आती है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट ऑन द स्पेसिमेन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, जिस तरीके से वो स्प्रेड हो रहे होते हैं, जिस तरीके से वो इमर्ज इलेक्ट्रॉन जो आपके हमारे पास फोकस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर आ रहे होते हैं, उससे हमारे पास एक इमेज बनती है। वो हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे इमेज बनती है, और वो बेसिकली इमेज होती है जो कि हम हासिल करते हैं, जिसके जरिए हम किसी भी स्पेसिमेन का, नैनो पार्टिकल का, या किसी का भी हम साइज और शेप प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्ट होते हैं जहां पर हम इलेक्ट्रॉन इनकाउंटर हो रहे होते हैं एटम के साथ, हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ, वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। और वो रीजन जहां पर हमारे पास लाइटर एटम्स होते हैं, वहां से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास होना शुरू हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट कंट्रास्टिंग हमारे पास डेंसर और लाइटर की वजह से हमारे पास कंट्रास्टिंग इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से इमेज बनना शुरू हो जाती है। अगर आप बीम बीम और स्पेसिमेन की इंटरेक्शन इस स्लाइड के जरिए देखें,
तो हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट आई। इंसिडेंट लाइट हमारे स्पेसिमेन के ऊपर लगी। स्पेसिमेन मैंने पहले ही बताया था कि बहुत थिन होना चाहिए और उसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बहुत एडवांस और बहुत प्रॉपर होती है। उसके बाद हमारे पास इन इलास्टिक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए, हमारे पास ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आए और इलास्टिक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए। फिर हमारे पास जो बीम वापस से गई वो हमारे पास बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए। वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या वो एक्सरे हमारे पास हो सकती हैं। तो ये हमारे पास स्पेसिमेन से गुजर जाएंगे तो 3 तरीके की लाइट्स हैं, और अगर इस बैक कर जाएंगे स्पेसिमेन से टकरा के वापस मुड़ जाएंगे तो फिर जो 3 तरीके की लाइट्स हैं। जो हमारे पास इमेज होता है टाइम में वो उसकी जो अ, उसका बेसिकली हम वो डिफ्रैक्शन कंट्रास्ट इमेज के ऊपर काम कर रहा होता है। उसके अंदर हमारे पास नॉन डिफ्रैक्टेड और डिफ्रैक्टेड बीम्स होती हैं जो कि हम एक दूसरे के जरिए हम उसको एक दूसरे के जरिए रिमूव हो रही होती हैं। हम उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव अपर्चर यूज कर रहे होते हैं। फेस कंट्रास्ट हाई रेजोल्यूशन इमेज हमारे पास मिल रही होती है। अगर हम इन सब डिफ्रैक्टेड लाइट्स और नॉन डिफ्रैक्टेड लाइट्स बीम को ऐड करें, दोबारा से मिलाएं तो हमें अपनी बेसिकली प्रॉपर इमेज मिल रही होती है। फेज इसके अंदर जो हमारे पास और इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास फेस कंट्रास्ट इमेज को बनाने में मदद देती है। ये हमारे पास 2 तरीके की आप देख सकती हैं, एक हमारे पास ब्राइट फील्ड है, एक हमारे पास डार्क फील्ड है। अगर लाइट पास होके हमारे ट्रांसमिटेड बीम की हमारे डिफ्रैक्टेड उससे टकरा रही है तो वो यकीनन बाहर नहीं आ रही तो इमेज नहीं बना रही। लेकिन अगर वो बाहर आ रही है तो वो इमेज बना रही है। तो जो भी ऑब्जेक्ट से टकरा के मुड़ जाती है, इसका मतलब है वो डार्क साइड पर जा रही है, और जो भी पास हो जाती है वो ब्राइट साइड पर जा रही है। तो इसी तरह डार्क और ब्राइट का हमारे पास एक इमेज बन जाता है। इसकी जो सैंपल प्रिपरेशन है, सबसे पहले हमें अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करनी होती है, एम्बेडिंग करनी होती है रेजिन पर। उसके बाद हमें सेमी थिन सेक्शन बनाना होता है जो कि 0.5 माइक्रॉन्स का हो, मतलब बहुत थिन हो, और फिर हम उसे स्टेन करना होता है टॉलोडीन ब्लू से। उसके बाद हमें अपना सैंपल को के ब्लॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद हमें उसको अल्ट्रा थिन सेक्शन में फर्दर उसको कट करना होता है, और उसको हमें बहुत थिन स्पेसिमेन बनाने के बाद हम उसको स्टेन करते हैं लेड एसीटेट के साथ और यूरेनियम एसीटेट के साथ। टैम के जो यूजेस हैं वो बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में भी बहुत हैं, जैसे हमारे पास रीनल डिजीजेस में भी इसके यूज हो रहा है। हम इसके जरिए ट्यूमर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, मसल डिजीजेस को भी, स्किन डिजीजेस को भी, और मिसलेनियस डिफरेंट दूसरी टाइप ऑफ डिजीजेस को भी हम इससे डिटरमिन कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि बहुत हाई रेजोल्यूशन और हाई मैग्निफिकेशन दे रही होती है, और ये हमें एलिमेंट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रही होती है, और ये एक बहुत डिटेल्ड इमेज दे रही होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के फिनोमेना पे काम कर रही होती है। इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कहीं भी मूव कर सकता है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दे रही होती है। डिसएडवांटेज ये है कि एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, इसका सैंपल बनाना बहुत मुश्किल है, और इसके अलावा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसका बहुत बड़ा होता है, और इसके अलावा इसकी सबसे ज्यादा जो है स्पेसिमेन प्रिपरेशन लीथल इसका प्रोटोकॉल है। अगर आप सही से सैंपल प्रिपेयर नहीं करेंगी तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिल सकता। लिमिटेशंस हमारे पास यही है कि अगर आपके सैंपल्स लिमिटेड हो, क्योंकि हमारे पास हर तरीके का जो सैंपल्स है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो इसलिए हम फिर बाकी उन सैंपल्स पे काम नहीं कर सकते। इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत ट्रेंड और प्रॉपर लोग होने जरूरी हैं। इसकी सैंपल प्रिपरेशन बहुत मुश्किल काम है। इस तरीके से इसके अंदर इमेज डेवलपमेंट हो रही होती है, जैसे आपको नजर आ रहा है कुछ डार्क और कुछ ब्राइट पार्ट्स नजर आ रहे हैं। कितनी बेहतरीन इसने हमें इमेज दी है, 10 माइक्रोमीटर की साइज पर इसने इमेज दी है, और कितना बेहतरीन इसके साइजेस समझ आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसकी इमेजिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी थी। इसके बारे में ये हमारी इमेजिंग में मदद देती है, और इसके अलावा अगर हम जो फर्दर अब आएंगी वो हमारे पास सैम और एएफएम होगी, और उसके जरिए फिर हम इमेज का तरीका देखेंगे।